बम्बई स्थित जसलोक अस्पताल के आईसीयू में वीना बिस्तर पर निस्पंद पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर उसकी मां अहलिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके कंठ में रुलाई उमड़ रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ऐसे दुखदाई दृश्य का सामना करना पड़ेगा। वे वीना के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मेरी बेटी, वे बुदबुदाई। तू एक बार आंखें खोल दे, तू होश में आ जा, तो मैं तुझे बता सकूं कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू मेरे दिल के कितने करीब है। तू मुझे छोड़कर ना जा मेरी लाडो, तेरे बिना मेरा संसार सूना हो जाएगा। बेटी को खो देने की आशंका से वे परेशान थी। वे व्यग्रता से डॉक्टर और नर्सों का आना जाना ताक रही थी। उनसे वीना की हालत के बारे में जानना चाह रही थी, पर हर कोई उसे किसी तरह का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। जैसे ही उसे वीना के बारे में सूचना मिली, वे पागलों की तरह बदहवास अस्पताल दौड़ी थी। वीना को बेसुध देखकर वे चीख पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसके होंठों पर हजारों सवाल आए थे। मैं आपको सारी बात बाद में विस्तार से बताऊंगा, उसके दामाद भास्कर ने कहा था। आपको तो पता ही है कि वीना ड्रग्स की आदी थी। लगता है इस बार उसने ओवरडोज ले ली और बेहोश हो गई। काम वाली बाई की नज़र उस पर पड़ी तो उसने दफ्तर में फ़ोन किया। मैं दौड़ा आया, उसे अस्पताल लाया और आपको खबर कर दी। हाय हाय, वीना ठीक तो हो जाएगी ना? अहलिया ने चिंतित होकर सवाल किया। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, भास्कर ने उम्मीद जताई। भास्कर से कोई आश्वासन ना पाकर अहलिया ने चुप्पी साध ली। और वे कर भी क्या सकती थी? उसने अपने को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। वे जानती थी कि वीना ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स की ये आदत उसे अमेरिका में ही पड़ चुकी थी। मानसिक तनाव के चलते वे कभी कभी गोलियां फांक लेती थी। उसने ओवरडोज गलती से ली या आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था। उसका मन एक बारगी अतीत में जा पहुंचा। उसे वे दिन याद आया जब वीना पैदा हुई थी। लड़की के जन्म से घर में किसी प्रकार का हलचल नहीं हुई थी। कोई उत्साहित नहीं हुआ था। अहलिया व उसका पति सुधाकर ऐसे परिवेश में पले बड़े थे जहां लड़कों को परिचय दिया जाता था। लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी। लड़कों के जन्म पर तालियां बजाई जाती, लड्डू बांटे जाते, खुशियां मनाई जाती थी। बेटी हुई तो सबके मुंह लटक जाते। बेटी सिर का बोझ थी, वह घाटे का सौदा थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूसरों को सौंप देना होता था। उसके लिए वर खोजकर, दान दहेज देकर उसकी शादी करने की प्रक्रिया में उसके माँ बाप हलकान हो जाते और अक्सर आकंठ कर्ज में डूब जाते थे। अहलिया और सुधाकर भी अपनी संकीर्ण मानसिकता व पिछड़ी विचारधारा को लेकर जी रहे थे। वे समाज के घिसे पिटे नियमों का हूबहू पालन कर रहे थे। वे हद दर्जे के पुरातन पंथी थे, लकीर के फकीर। देश में बदलाव की बयार आई थी। औरतें अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही थी, स्त्री सशक्तिकरण की मांग कर रही थी। पर अहलिया और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अहलिया को याद आया कि बच्चे को देखकर उसकी सास ने कहा था, बच्ची जरा दुबली पतली और मरियल सी है, रंग भी थोड़ा सांवला है, पर कोई बात नहीं। दो बेटों के जन्म के बाद इस परिवार में एक बेटी की कमी थी, सो वे भी पूरी हो गई। जब भी अहलिया को उसकी सास अपनी बेटी को ममता के विषभूत में होकर गोद में लेते या उसे प्यार करते देखती तो उसे टोके बिना ना रहती। अरे लड़की पराया धन होती है, दूसरे की घर की शोभा, इनसे ज़्यादा मोहम्मत बढ़ा। तेरी असली पूंजी तो तेरे बेटे हैं, वही तेरी नैया पार लगाएंगे। तेरे वंश की बेल वही आगे बढ़ाएंगे। तेरे बुढ़ापे का सारा वही तो बनेंगे। सासू माँ जब तब हिदायत देती रहती, अरे बहू बेटी को ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, इसकी आदत ना बिगाड़ो, एक दिन इसे पराया घर जाना है। पता नहीं कैसी ससुराल मिलेगी, कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे निभेगी। बेटियों को विनम्र रहना चाहिए, दबकर रहना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। देखते ही देखते वीना बड़ी हो गई। एक दिन अहलिया के पति सुधाकर ने आकर कहा, वीना के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। अरे अहलिया अचकचाई। अभी तो वह केवल 18 साल की है, तो क्या हुआ? शादी की उम्र तो हो गई है उसकी। जितनी जल्दी अपने सिर से बोझ उतरे उतना ही अच्छा है। लड़के ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ मांगा है। लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी है, उचित तनख्वाह पाता है, ठाठ से रहता है। हमारी बेटी राज करेगी। लेकिन उसकी पढ़ाई, ओहो पढ़ाई का क्या है? उसके पति की मर्जी हुई तो बाद में भी प्राइवेट पढ़ सकती हैं। ज़रा सोचो, हमारी हैसियत एक आईएएस दामाद पाने की थी क्या? घराना भी अमीर है। यूँ समझो कि प्रकृति ने छप्पर फाड़ कर धन बरसा दिया हम पर। लेकिन अगर उसके माता पिता ने दहेज के लिए मुंह फाड़ा
तो कह देंगे कि हम आपके द्वार लड़का मांगने नहीं गए थे, वही हमारी बेटी पर लार टपकाए हुए हैं। जब वीना को पता चला कि उसके ब्याह की बात चल रही है तो वह बहुत रोई धोई। मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ, अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ दिन बेफिक्री से रहना चाहती हूँ, फिर थोड़े दिन नौकरी भी करना चाहती हूँ। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसका कॉलेज छुड़ा दिया गया। शादी की ज़ोर ज़ोर से तैयारियां होने लगीं। वर के माता पिता ने एक अडंगा लगाया। हमारे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहे हैं, लाखों का दहेज मिल रहा है, माना कि हमारा बेटा आपकी बेटी से ब्याह करने पर तुला हुआ है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप हमें सस्ते में टरका दें। नगद ना सही, उसकी हैसियत के अनुसार एक कार, फर्नीचर, फ्रिज, एसी वगैरह देना ही होगा। सुधाकर सिर थाम कर बैठ गए। मैं अपने आप को बेच दूं तो अभी इतना सब कुछ जुटा नहीं सकता, वे हताश स्वर में बोले। मैं कहती थी ना कि वर पक्ष वाले दहेज के लिए मुंह फाड़ेंगे। आखिर बात दहेज के मुद्दे पर आकर अटक गई ना। एहलिया ने उल्हाना दिया। आंटी जी, आप लोग फिक्र ना करें, उनके भावी दामाद उदय ने उन्हें दिलासा दिया। मैं सब संभाल लूँगा, मैं अपने माँ बाप को समझा लूँगा। आखिर मैं उनका एक लौता पुत्र हूँ, वे मेरी बात टाल नहीं सकेंगे। पर उसके माता पिता भी अड़कर बैठे थे। दोनों में तनातनी थी। आखिर उदय के माँ बाप की ही चली। वे शादी के मंडप से उदय को जबरन उठाकर ले गए और सुधाकर व एहलिया कुछ ना कर सके। देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। घराती व बराती चुपचाप खिसक लिए। एहलिया और वीना ने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया। अब इस तरह मातम मनाने से क्या हासिल होगा? सुधाकर ने लताड़ा। इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लायक बेटी के लिए बहुतेरे वर जुट जाएंगे। वीना मन ही मन आहत हुई, पर उसने इस अप्रिय घटना को भूलकर पढ़ाई में अपना मन लगाया। वे पढ़ने में तेज़ थी। उसने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इधर उसके माँ बाप भी निठल्ले नहीं बैठे थे। वे जी जान से एक अच्छे वर्ग की तलाश कर रहे थे। तभी वीना ने एक दिन अपने माँ बाप को बताया वे अपने एक सहपाठी से प्यार करती हैं और उसी से शादी करना चाहती हैं। जब एहलिया ने यह बात पति को बताई तो उन्होंने नाक बहुत सिकोड़ कर कहा, बहुत खूब, ये लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी या कुछ और ही गुल खिला रही थी? कौन लड़का है, किस जाति का है, कैसा खानदान है, कुछ पता तो चले। और जब उन्हें पता चला कि परवीन दलित हैं तो उनकी भ्रिकुटी तन गई। ये लड़की जो भी काम करेगी वे अनोखा होगा। अपनी बिरादरी योग्य लड़कों में कमी है क्या? भाई, हमसे तो जानबूझकर मक्खी निकली नहीं जाएगी। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें किसी तरह से इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा। तुम वीना को समझाओ। मैं उसे समझाकर हार चुकी हूँ, पर वे जिद पकड़े हुए हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पागल है वे, नादान है, हमें कोई तरकीब भिड़ानी होगी। सुधाकर ने एक तरीका खोज निकाला। वे वीना को एक ज्योतिषी के पास ले गए। सुधाकर पहले ही ज्योतिषी से मिल चुके थे और उसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। महाराज, कन्या एक गलत सोहबत में पड़ गई है और उससे शादी करने का हट कर रही है। कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन उस लड़के की ओर से फिर जाए। आप चिंता ना करें यजमान, ज्योतिष आचार्य ने कहा। ज्योतिषी ने वीना की जन्मपत्री देखकर बताया कि उसका विदेश जाना अवश्यंभावी है। तुम्हारी कुंडली अति उत्तम है, तुम पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाओगी। रही तुम्हारी शादी की बात, सो कुंडली के अनुसार तुम मांगलिक हो और ये तुम्हारे भावी पति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी शादी एक मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए, वरना जोड़ी फलेगी फूलेगी नहीं। एक बात और, तुम्हारे ग्रह बताते हैं कि तुम्हारी एक शादी एनवत पर टूट गई थी। जी हाँ, भविष्य में इसी तरह की बाधा को टालने के लिए एक अनुष्ठान कराना होगा, गृह शांति करानी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। ज्योतिषी ने अपनी गोलमोल बातों से वीना के मन में ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि वह भारी असमंजस में पड़ गई। वह अपनी शादी के बारे में कोई निर्णय न ले सकी। शीघ्र ही उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से वजीफे के साथ वहां दाखिला मिल गया। उसे अमेरिका के लिए रवाना करके उसके माता पिता ने सुकून की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा, सुधाकर ने कहा। लड़की का पढ़ाई में मन लगेगा और उसकी परवीन से भी दूरी बन जाएगी। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। इत्तेफाक से वीना के दोनों भाई भी अपने अपने परिवार समेत अमेरिका जा बसे थे और वहीं के होकर रह गए थे। उनका मन अपने माता पिता के साथ नाम मात्र का संपर्क रह गया था। शुरू में वे हर हफ्ते फ़ोन करके माँ बाप की खोज खबर लेते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका फ़ोन आना कम होता गया। वे दोनों अपने कामकाज और घर संसार में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों बीत जाते, उनका फ़ोन न आता। माँ बाप ने उनसे जो आस लगाई थी वे धूल धूसरित होती जा रही थी।
समय बीतता रहा। वीना ने पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में ही नौकरी कर ली थी। पूरे 8 वर्षों के बाद वे भारत लौट कर आई। उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। उसका बदन भर गया था, आंखों पर चश्मा लग गया था, बालों में 2-4 रूपहले थार झांकने लगे थे। उसे देखकर सुधाकर व अहल्या धक से रह गए, पर कुछ बोल ना सके। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है बेटी? उन्होंने पूछा। मेरा नौकरी करके जी भर गया है, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। यदि मेरे लायक कोई लड़का है तो आप लोग बात चलाइए, उसने कहा। अहल्या और सुधाकर फिर से वर्क खोजने के काम पर लग गए, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वीना अब उतनी आकर्षक नहीं थी। समय ने उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने समय से पहले ही प्रौढ़ता का जामा ओढ़ लिया था। वे अब नटखट चुलबुली नहीं, धीरंगभीर हो गई थी। उसके माता पिता जहाँ भी बात चलाते उन्हें मायूसी ही हासिल होती थी। तभी एक दिन एक मित्र ने उन्हें भास्कर के बारे में बताया। है तो वे विधुर। उसकी पहली पत्नी की अचानक असमय मृत्यु हो गई। भास्कर नाम है उसका। वे इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, खाते पीते घर का है। माँ बाप ने वीना पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए मना लिया। नवविवाहित वीना की सुप्त भावनाएं जाग उठी। उसके दिल में हिलोरे उठने लगे। वे दिवास्वप्नों में खो गई। वे अपने हिस्से की खुशियां बटोरने के लिए ललायित हो गई, लेकिन भास्कर से उसका जरा भी तालमेल नहीं बैठा। उनमें शुरू से ही पटती नहीं थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। भास्कर बहुत ही मितभाषी, लेकिन हमेशा गुमसुम रहता, अपने में सीमित रहता। वीना ने बहुत कोशिश की कि उनमें नज़दीकियां बढ़ें, पर यह एक तरफा प्रयास था। भास्कर का हृदय मानो एक दुर्भेद्य किला था। वे उसके मन की थाह ना पा सकी थी। उसे समझ पाना मुश्किल था। पति और पत्नी में जो अंतर्गतता व आत्मीयता होनी चाहिए, वह इन दोनों में नहीं थी। दोनों में दैहिक संबंध भी नाम मात्र का था। दोनों एक ही घर में रहते, पर अजनबियों की तरह। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते, अपनी अपनी राह चलते। दिनों दिन वीना और उसके बीच खाई बढ़ती गई। कभी कभी वीना भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो उठती। इस शुष्क स्वभाव वाले मनुष्य के साथ सारी जिंदगी कैसे कटेगी? इस ऊब भरे जीवन से वे कैसे निजात पाएगी? ये सोच निरंतर उसके मन को मथते रहती। एक दिन वे अपने माता पिता के पास जा पहुंची। माँ, पिताजी, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए, उसने 2 टूक कहा। अहल्या और सुधाकर संतभीत रह गए। ये क्या कह रही है तू? अचानक ये कैसा फैसला ले लिया तूने? आखिर भास्कर में क्या बुराई है? अच्छे चाल चलन का है, अच्छा कमाता धमाता है, तुझसे अच्छी तरह पेश आता है। कोई दहेज वहेज का लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, 100 बात की एक बात, मेरी उनसे नहीं पटती। हमारे विचार नहीं मिलते। मैं अब एक भी दिन उनके साथ नहीं बिताना चाहती। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। पागल ना बन बेटी। जरा सी बातों के लिए क्या शादी के बंधन को तोड़ना उचित है? बेटी, शादी में समझौता करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है, अपने अह को त्यागना पड़ता है। वे सब मैं जानती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके देख लिया, पर हमेशा नाकाम रही। बस मैंने फैसला कर लिया है। आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, सो बता दिया। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले वीना। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा हो जाएगा तो तेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, माँ अहल्या ने कहा। वीना विद्रूपता से हंसी। जहाँ परस्पर चाहत और आकर्षण ना हो, जहाँ मन ना मिले, वहाँ एक बच्चा कैसे पति पत्नी के बीच की कड़ी बन सकता है? वे कैसे उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता है? अहल्या और सुधाकर गहरी सोच में पड़ गए। इस लड़की ने तो भारी समस्या खड़ी कर दी, अहल्या बोली। जरा सोचो, इतनी कोशिश से तो लड़की को पार लगाया, अब ये पति को छोड़ छाड़ कर वापस घर आ बैठी, तो हम इसे सारा जीवन कैसे संभाल पाएंगे? हमारी भी तो उम्र हो रही है। इस लड़की ने तो बैठे बिठाए एक मुसीबत खड़ी कर दी। उसे किसी तरह समझा बुझाकर ऐसा पागलपन करने से रोको। हमारे परिवार में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ, ये हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। शादी ब्याह कोई हंसी खेल है क्या? और फिर इसे ये भी तो सोचना चाहिए कि इस उम्र में एक तलाकशुदा लड़की की दोबारा शादी कैसे हो पाएगी? लड़के क्या सड़कों पर पड़े मिलते हैं? और इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो इसे कोई मांग कर ले जाएगा? सुधाकर बोले। देखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वीना मानेगी। वे बड़ी जिद्दी होती जा रही हैं, अहल्या ने कहा। तभी तो भुगत रही है। हमारा बस चलता तो इसकी शादी कभी की हो गई होती। हमारे बेटों ने हमारी पसंद की लड़कियों से शादी की और अपने अपने घर में खुश हैं, पर इस लड़की के ढंग ही निराले हैं। पहले प्रेम विवाह का खुमार सिर पर सवार हुआ, फिर विदेश जाकर पढ़ने का शौक चर्राया। खैर छोड़ो,
जो होना है सो होकर रहेगा। बूढ़े दंपत्ति ने बेटी को समझा बुझाकर वापस उसके घर भेज दिया। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से सुधाकर की मौत हो गई। दोनों बेटों विदेश से आए और औपचारिक दुख प्रकट कर वापस चले गए। वे माँ को साथ ले जाना चाहते थे, पर अहल्या इसके लिए तैयार नहीं हुई। अहल्या किसी तरह अकेले अपने दिन काट रही थी कि सहसा बेटी के हादसे के बारे में सुनकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह अपना सिर धुनने लगी। इस लड़की को ये क्या सूझी? अरे शादी से खुश नहीं थी तो पति को तलाक दे देती और अकेले चैन से रहती। भला अपनी जान देने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपनी माँ को इस बुढ़ापे में ऐसा गम दे दिया। आज उसे लग रहा था कि उसके पति ने बेटी के प्रति न्याय नहीं किया। क्या हमारी सोच गलत थी? उसने अपने आप से सवाल किया। शायद हाँ, उसके मन ने कहा। हम ज़माने के साथ नहीं चले, हम अपनी परिपाटी से चिपके रहे। पहली गलती हमसे ये हुई कि बेटी के परिपक्व होने के पहले ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। अलहड़ अवस्था में उसके कंधों पर गृहस्थी का बोझ डालना चाहा। हम जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। और दूसरी भूल हमसे तब हुई जब वीना ने अपनी पसंद का लड़का चुना और हमने उसकी मर्जी को नकार कर उसकी शादी में 1000 रोड़े अटकाए। अब जब वे अपनी शादी से खुश नहीं थी और पति से तलाक लेना चाह रही थी, तो हम दोनों पति पत्नी ने इस बात का जमकर विरोध किया। बेटी की खुशी से ज़्यादा उन्हें समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे, यही बात उन्हें दिन रात खाए जाती थी। उन्हें अपनी मान मर्यादा का ख्याल ज़्यादा था। वे समाज में अपनी साख बनाए रखना चाहते थे, पर बेटी पर क्या बीत रही है इस बात की उन्हें फिक्र नहीं थी। बेटी के प्रति वे तनिक भी संवेदनशील नहीं थे। उसके दर्द का उन्हें जरा भी एहसास न था। उन्होंने कभी अपनी बेटी के मन में बैठने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी अंतरंग भावनाओं को नहीं जानना चाहा। उसके जन्मदाता होकर भी वे उसके प्रति निष्ठुर रहे, उदासीन रहे। अहल्या को पिछली 20 घटनाएं याद आ गई। जब उसने वीना को परे कर बेटों को कलेजे से लगाया था, उसने हमेशा बेटों को अहमियत दी, जबकि बेटी की अवहेलना की। बेटों को परवान पर चढ़ाया, पर बेटी जैसे तैसे पल गई। बेटों को अपनी मनमानी करने की छूट दी, पर बेटी पर 1000 अंकुश लगाए। बेटों की उपलब्धियों पर हर्षित हुई, पर बेटी की खूबियों को नज़रअंदाज किया। बेटों की हर इच्छा पूरी की, पर बेटी की हर अभिलाषा पर तुषारापात किया। बेटे उसकी गोद में चढ़े रहते या उसकी बाहों में झूलते, पर वीना के लिए ना उसकी गोद में जगह थी, ना उसके हृदय में। बेटे और बेटी में उसने पक्षपात क्यों किया था? एक औरत होकर उसने औरत का मर्म क्यों नहीं जाना? वह क्यों इतनी हृदयहीन हो गई थी? बेटी के विवर्ण मुख को याद कर उसके आंसू बह चले। वे मन ही मन रोकर बोली, बेटी तू जल्दी होश में आ जा। मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना सुनना है, तुझसे क्षमा मांगनी है। मैंने तेरे साथ घोर अन्याय किया, तेरी सारी खुशियाँ तुझसे छीन ली। मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने दे। आज उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने में उसने और उसके पति ने बेटी के प्रति पक्षपात किया। उसके हिस्से के प्यार में कटौती की, उसकी खुशियों के आड़े आए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की, उस पर बचपन से बंदिशें लगाई, उस पर अपनी मर्जी ला दी। वीना ने भी कठपुतली के समान अपने पिता के सामंती फरमानों का पालन किया। अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का दमन कर उनके इशारों पर चली। ढकोसलों, कुरीतियों और कुसंस्कारों के जकड़े समाज के नियमों के प्रति सिर झुकाया। फिर एक पुरुष के अधीन होकर उसके आगे घुटने टेक दिए। अपने अस्तित्व को मिटाकर अपना तन मन उसे सौंप दिया। फिर भी उसकी पूछ नहीं थी, उसकी कद्र नहीं थी, उसकी कोई मान्यता ना थी। प्रतीक्षा कक्ष में बैठे बैठे अहल्या की आंख लग गई थी। तभी भास्कर आया। वे उसके लिए घर से चाय नाश्ता लेकर आया था। माँ जी, आप ज़रा रेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। अहल्या नीचे की मंजिल पर गई। वे बाथरूम में हाथ मुंह धोकर निकली थी कि एक अनजान औरत उसके पास आई और बोली, बहन जी, अंदर जो आईसीयू में मरीज़ भर्ती हैं, क्या वे आपकी बेटी हैं? और क्या वे भास्कर जी की पत्नी हैं? हाँ, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? एक ज़माना था जब मेरी बेटी शोभा भी इसी भास्कर से ब्याही थी। अरे! अहल्या मुंह बाएं उसे एकटक ताकने लगी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी इसी शख्स की पत्नी थी। वे इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों ने भागकर प्रेम विवाह किया, पर शादी के 2 वर्षों बाद ही उसकी मौत हो गई। ओह! ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, अगर उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से होती तो हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसका वियोग सह लेते। उसकी मौत किसी हादसे से भी नहीं हुई।
कि हम इसे आकस्मिक दुर्घटना समझकर मन को समझा लेते। उसने आत्महत्या की थी। अब आपसे क्या बताऊं, ये एक अबूझ पहेली है। मेरी हंसती खेलती बेटी जो जिजीविषा से भरी थी, जो अपनी ज़िंदगी भरपूर जीना चाहती थी, जिसके जीवन में कोई गम नहीं था, उसने अचानक अपनी जान क्यों देनी चाहिए, ये हम माँ बाप कभी जान नहीं पाएंगे। मरने के पहले दिन वे हमसे फ़ोन पर बातें कर रही थी, खूब हंस बोल रही थी, और दूसरे दिन हमें खबर मिली कि वे इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बिस्तर पर नींद की गोलियों की खाली शीशी मिली, ना कोई चिट्ठी, ना पत्री, ना सुसाइड नोट। और भास्कर का इस बारे में क्या कहना था? यही तो रोना है कि भास्कर इस बारे में कुछ भी बता ना सका। हम में कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने कहा, छोटी मोटी खिसपिट तो मियाँ बीवी में होती रहती है, पर हमारे बीच ऐसी कोई भीषण समस्या नहीं थी कि जिसकी वजह से शोभा को जान देने की नौबत आ पड़े। लेकिन हमारे मन में हमेशा ये शक बना रहा कि शोभा को आत्महत्या करने को उकसाया गया। बहन जी, हमने तो पुलिस में भी शिकायत की कि हमें भास्कर पर या उसके घर वालों पर शक है, पर कोई नतीजा नहीं निकला। हमने बहुत भाग दौड़ की कि मामले की तह तक पहुँचे, पर फिर हार कर रो धोकर चुप बैठ गए। पति पत्नी के बीच क्या गुजरती थी ये कौन जाने, उनके बीच क्या घटा ये किसी को नहीं पता। हमारी बेटी को कौन सा गम खाया जा रहा था ये भी हम जान ना पाए। हम जवान बेटी की असमय मौत के दुख को सहते हुए जीने के बाध्य हैं। पता नहीं वह कौन सी कुगड़ी थी जब भास्कर से मेरी बेटी की मित्रता हुई। अहल्या के मन में खलबली मच गई। कितना अजीब संयोग था कि भास्कर की पहली पत्नी ने आत्महत्या की और अब उसकी दूसरी पत्नी ने भी अपने प्राण देने चाहे। क्या यह महज इत्तेफाक था या भास्कर वास्तव में एक खलनायक था? अहल्या ने मन ही मन तय किया कि अगर वीना की जान बच गई तो पहला काम वे ये करेगी कि अपनी बेटी को फौरन तलाक दिलाकर उसे इस दरिंदे के चंगुल से छुड़ाएगी। वे अपनी साख बचाने के लिए अपनी बेटी की आहुति नहीं देगी। वीना अपनी शादी को लेकर जो भी कदम उठाए उसे मान्य होगा। इस कठिन घड़ी में उसकी बेटी को उसका साथ चाहिए, उसका संबल चाहिए। देर सवेर ही सही वे अपनी बेटी का सहारा बनेगी, उसकी ढाल बनेगी, हर तरह की आपदा से उसकी रक्षा करेगी। एक माँ होने के नाते वे अपना फर्ज निभाएगी और वह इस अनजान महिला के साथ मिलकर इसकी बेटी की गुत्थी भी सुलझाने का प्रयास करेगी। भास्कर जैसे कई भेड़िए सज्जनता का मुखौटा ओढ़े अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहते हैं, उसे तिल तिल कर जलाते हैं और उसे अपने प्राण त्यागने को मजबूर करते हैं, लेकिन वे खुद बेदाग बच जाते हैं क्योंकि बाहर से वे भले बने रहते हैं। घर की चार दीवारी के भीतर उनकी करतूतें छिपी ढकी रहती हैं। वे वापस प्रतीक्षा कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि एक डॉक्टर आईसीयू से निकलकर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। अहल्या के हृदय में धुकधुकी होने लगी। उसकी आशान्वित नज़रें उस डॉक्टर पर टिक गई। तो दोस्तों, क्या अहल्या की बेटी वीना बच पाएगी और आखिर क्या है उसके दामाद का राज, ये देखने के लिए इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।